जैसे कि इसमें अचल संपत्ति और चल संपत्ति। अचल संपत्ति का मतलब होता है इनमूवेबल प्रॉपर्टी और चल संपत्ति का होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी पे लागू होता है और कौन सी प्रॉपर्टी पे नहीं लागू होता, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एक्ट को जो है प्रॉपर्टी की ऑनरशिप देने के लिए बनाया गया है, यानी एक प्रॉपर्टी किस पे कर रहेगी और कैसे उसको वो पालन करेगा और कैसे उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इस बारे में बताने के लिए बनाया गया है। और मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि इनकी जो फॉर्मेट है वो कितने याद करने में मेहनत लगती है, कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन है वो पूर्ण तरह से कंप्लीट नहीं है। जैसे इस पर ये लागू नहीं होता, इस चीज़ पे लागू नहीं होता, यानी जो चल संपत्ति में जो डेफिनेशन दी गई है, यानी तो पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो भी सारे सेक्शन है वो कहीं ना कहीं समझ लेते हैं। अब कहीं ना कहीं हम इसके चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसका चैप्टर जो है पहला कहीं ना प्रीमिनेंस के बारे में, यानी धारा 1 से लेकर 4 की बात करता है, जिसमें धारा 1 से लेकर 4 में क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या चीज़ें शामिल है उनके बारे में बात करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं पहले चैप्टर की बात करूँ तो पहला चैप्टर कहीं ना कहीं इसके प्रारंभ के बारे में बताता है। अगर जो इसके पहले चैप्टर की धारा 1 के बारे में बात करूँ तो धारा 1 में कहीं ना कहीं आपको अधिनियमों के नाम, प्रारंभिक और विस्तार देखने के लिए मिल जाता है। नाम का मतलब है जो भी चैप्टर में दिए गए हैं अधिनियम के नाम उनके बारे में, और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका विस्तार कैसे हुआ है, इसके धारा 1 में आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसमें जो भी चीज़ें आती हैं, इसमें चीज़ आती हैं जैसे प्रासंगिक, अधिकार, दायित्व और आदि जो वाक्यकृति हैं वो सब इसमें दिखाया जाता है। अगर मैं इसमें थर्ड में बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं सारी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें अचल संपत्ति के बारे में, लिखित के बारे में, अनुप्रमाणित के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, सूची के बारे में और नियोजित दावे के बारे में बताया गया। नहीं, यानी तीसरे जो धारा है उसमें कहीं ना कहीं सारी डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। आप मेरी स्क्रीन पर सारी डेफिनेशन देखते हो जो भी इसमें दिखाई गई है। धारा 3 में जो भी डेफिनेशन दी गई हैं उनको कहीं ना कहीं समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है जो कि हमें कहीं और से देखनी पड़ती है। और सेकंड चैप्टर जब मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में मैं दिखाऊंगा कि डेफिनेशन किस तरह से इसमें बताई गई है और किस तरह से दूसरी बुक्स में दी गई है जहाँ से हमें डेफिनेशन पढ़नी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अब धारा 4 की बात करते हैं। इस अधिनियम के वे अध्याय या धाराएं जो संविदा संबंधित हैं वे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का भाग समझे जाएंगे, यानी जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं या जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी वो कहीं ना कहीं भारतीय संविदा अधिनियम वो 1872 का भाग समझे जाएंगे, यानी जो भी चीज़ें आएंगी इसमें भाग समझे जाएंगे। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हैं, पर्सनल लॉ है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो इनसे बाहर चीज़ें हो सकती हैं। और भी जो पर्सनल लॉज हैं वो कहीं ना कहीं इससे बाहर होते हैं, और भी जितनी चीज़ें उन पर सब पे लागू होता है कहीं ना कहीं। ये था कहीं ना कहीं हमारा पहला चैप्टर, जिसमें हमें कहीं ना कहीं डेफिनेशन और इसकी सारी चीज़ों के बारे में जानना था, यानी 1 से लेके 4 तक जितनी भी चीज़ें उनके बारे में हमें इसमें देखना था। कहने वाले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी प्रॉपर्टी में जो अंतरण होता है, अंतरण अधिनियम क्या है और इसको किस प्रकार से कैसे बांटा गया है, तो इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम उस बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे कि संपत्ति की 2 चीज़ें होती हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कहीं ना कहीं मूर्त और इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त। टेंजिबल का मतलब आप ये समझ सकते हो, टेंजिबल यानी जो विजुअल चीज़ें होती हैं, यानी जिसको आप देख सकते हो, यानी टेंट से आप ये लगा सकते हो कि टेंट को आप देख सकते हो, और इनको मतलब देख सकते हो अंदर की तरफ, यानी उसको आप देख नहीं सकते, तो वो इंटेंजिबल हो जाती है, यानी अमूर्त चीज़ें हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाती है। अगर जो मूर्त की बात करूँ तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाती है। मूर्त को 2 चीज़ों में बांट दिया गया है, जैसे कि इसमें अचल संपत्ति और चल संपत्ति। अचल संपत्ति का मतलब होता है इनमूवेबल प्रॉपर्टी और चल संपत्ति का होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं अचल संपत्ति की बात करूँ तो एक जगह से दूसरी जगह जिस चीज़ को नहीं ले जा सकता उसको कहीं ना कहीं हम इनमूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, यानी जैसे कि आप किसी की ज़मीन को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि परमानेंटली यहाँ पे है उस चीज़ को आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसको कहीं ना कहीं हम अचल संपत्ति कह सकते हैं। और चल संपत्ति वो होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई घर बनाया और उस घर में बहुत सारी ईंटें हैं, तो आप चाहो तो उस घर को डिमोलिश करके उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके लगा सकते हो और वहाँ पे जाके दूसरा घर बना सकते हो। तो वो चीज़ें जिनको आप मूव कर सकते हो। अब इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी पे लागू होता है और कौन सी प्रॉपर्टी पे नहीं लागू होता, इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर तुम इसके लागू की बात करूँ तो ये कौन सी प्रॉपर्टी पे लागू होता है, ये लागू होता है कहीं ना कहीं जो सारी प्रॉपर्टी हैं सब तरह के प्रकार की प्रॉपर्टी पे लागू हो जाता है। पर सब प्रकार की प्रॉपर्टी पे लागू होता है, लेकिन इसका अधिकार प्रबंधन अचल संपत्ति पर लागू होता है, यानी इसका जो अधिकार प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति पर ही लागू होता है, ज़्यादातर पे अचल संपत्ति पर ही लागू होता है, इसको यह माना जाता है। ये एक्ट बनाया गया है क्यों, अगर जो मैं इसकी एक डेफिनेशन की बात करूँ कि भाई ये एक्ट क्यों बनाया गया है, तो इस एक्ट को जो है प्रॉपर्टी की ऑनरशिप देने के लिए बनाया गया है, यानी एक प्रॉपर्टी किस पे कर रहेगी और कैसे उसको वो पालन करेगा और कैसे उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इस बारे में बताने के लिए बनाया गया है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो प्रॉपर्टी की संपत्ति का अंतरण करने के 5 तरीके बताए गए हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें पहला बताया गया विक्रय, दूसरा सेल्स, तीसरा मॉर्गेज, चौथा है लीज, 5वां है एक्सचेंज, छठा है कहीं ना कहीं गिफ्ट यानी दान।
तो ये 5 तरीके हैं जिनमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को बांटना है और प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। अगर तो भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। अब हम सेकंड चैप्टर लेके आएंगे जिसमें हम इसके बारे में होल वीडियोस के बारे में बात करेंगे और उसको कहीं ना कहीं भाई डिटेल बेस समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है इसके बारे में बहुत सारी वीडियो, आप बहुत सारी वीडियो जाकर देख सकते हो, पर भाई अगर जो एक स्टूडेंट के नज़रिए से हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ये चीज़ें जल्दी से याद हो जाए, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। मुझे पता है मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि इनकी जो फॉर्मेट है वो कितने याद करने में मेहनत लगती है। ऐसे ही मैं वीडियो लाना चाहता हूँ जिसमें हमें भाई बहुत जल्दी से याद हो जाए। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी भाई लाइक कर दो, कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।